बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने भारत से मदद की अपील की है और पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में सरदार अमन खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें भारत की मदद चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि पीओके में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान की सेना और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद इलाके में खाद्य सामग्री और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। अमन खान ने यह भी कहा है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ों का ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उनको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे एक गंभीर मानवीय संकट बताया है। सरदार अमर खान ने भारत सरकार से अपील की है कि पुंछ और डोडा सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी को खोला जाए और उनका ये भी कहना है कि अगर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं तो आम लोगों के पास सुरक्षित निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के कारण लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है और उन्हें अब दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो रावलकोट के ईदगाह मैदान का बताया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान सरदार अमन खान ने भीड़ से पूछा कि क्या उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर बढ़ना चाहिए। इस पर भीड़ ने जोर जोर से उनकी ओर बढ़े का नारा लगाया। आपको बता दें कि उन्होंने मंच से ये भी चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो लोगों के पास भी दूसरे रास्ते मौजूद हैं। पीओके में पिछले कुछ समय से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत में ये प्रदर्शन बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की मांग को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये आंदोलन पाकिस्तान के खिलाफ बड़े विद्रोह के रूप में बदलता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कई जगहों पर लोगों ने ये नारे लगाए हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हमें आजादी चाहिए। इसके बाद इलाके में और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। स्थानीय प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने विरोध को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कई क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी है, जिससे रोजमर्रा की चीजों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके अलावा सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण कई जगहों पर झड़प और हिंसा की भी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार 5 जून को पाकिस्तानी अधिकारी ने जैक को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इससे एक संदिग्ध संगठन बताया। आपको बता दें कि इसके बाद से पीओके में तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वही राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके में जो हालात बन रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लोग और प्रशासन के बीच बढ़ता अविश्वास इस संकट का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ सकती है। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे पीओके की वास्तविक स्थिति का सबूत बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होने की बात कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये वीडियो कथित तौर पर 30 जून की है, एक रैली का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और इसी बीच एक स्थानीय नेता द्वारा भारत से मदद मांगने का वीडियो सामने आने के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि पाकिस्तान सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है और इलाके में शांति बहाल करती है या फिर इसमें असफल होती है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अयोध्या का। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासनिक और धार्मिक दोनों ही स्तरों पर काफी हलचल देखी जा रही है। ये बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, नेतृत्व संरचना और भविष्य की दिशा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किए जाने की संभावना है, जिससे
से जो है ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस पूरी स्थिति के बीच सबसे ज्यादा चर्चा महासचिव पद को लेकर हो रही है। अब इस पद के लिए 3 नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। आपको बता दें कि बजरंग लाल बांगड़ा, कृष्ण मोहन और नीरज देनेरिया का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि इन तीनों नामों में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सामने आ रहा है। संगठन के भीतर और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। बजरंग लाल बांगड़ा का नाम लंबे समय से संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। उनका संबंध राजस्थान के जो है सीकर जिले से बताया जाता है। वे पेशे से सीए हैं। उन्होंने देश के प्रमुख कंपनी नालके में चेयरमैन के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान भी बनाई। आपको बता दें कि नालको में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वे पूरी तरीके से सामाजिक और संगठनात्मक कार्यों से जुड़ गए और इसके बाद वे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और संगठन में मजबूत पद पर काम किया। वर्तमान में भी वे संगठन के सक्रिय भूमिका के रूप में मौजूद हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के कार्यों में भाग लेते रहते हैं। वही सूत्रों के अनुसार बजरंग लाल बांगड़ा को संगठनात्मक निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में काफी अनुभव है, जिसके कारण उन्हें ट्रस्ट के महासचिव पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनका मानना है कि किसी भी बड़े धार्मिक संगठन को चलाने के लिए केवल धार्मिक समझ होना जरूरी नहीं है, बल्कि मजबूत प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन भी जरूरी होता है और इसी दृष्टि से उन्हें सक्षम माना जा रहा है। अब इसी बीच ये भी चर्चा है कि राम मंदिर परिसर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में एसआईटी कई स्तरों पर जांच कर रही है और अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस जांच का असर सीधे तौर पर ट्रस्ट की मौजूदा बैठक पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस बैठक में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश करने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट के भीतर कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। यह भी माना जा रहा है कि ट्रस्ट अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कुछ नए पदों का सृजन भी कर सकता है, जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल की जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट में पहले से ही एक पद रिक्त है, क्योंकि ट्रस्टी बिमलेंद्र जो है मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो चुका है। यदि इस बैठक में मौजूदा इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है तो ट्रस्ट में कुल 3 सदस्यों की नियुक्ति होने की आवश्यकताएं जताई जा रही है। अब इनमें से एक महासचिव की जिम्मेदारी है और जबकि अन्य ट्रस्टी के रूप में शामिल किए जा रहे हैं। महासचिव पद के लिए भले ही बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे आगे माना जा रहा हो, लेकिन कृष्ण मोहन और नीरज देनेरिया भी इस दौड़ में शामिल हैं। कृष्ण मोहन पहले से ही ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और कथित गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की भूमिका में उनका नाम सबसे आगे है। वहीं नीरज देनेरिया विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें भी ट्रस्टी बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यह बैठक केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक मानी जा रही है। पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बजरंग लाल बांगड़ा को महासचिव की जिम्मेदारी मिलती है या फिर संगठन किसी अन्य नाम पर सहमति बनाता है। आने वाले कुछ घंटों में इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद निर्णायक और ये महत्वपूर्ण खबरें सामने आने वाली हैं, क्योंकि ये बैठक कुछ घंटों बाद आयोजित होने वाली है। वही खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे नोएडा का। नोएडा में पुलिस ने एक बड़े और शातिर लूट गैंग का पर्दाफाश किया है, जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब और डेटिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर लूटपाट करते थे। इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल थी, जो पहले पीड़ितों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और लूटी गई फॉर्च्यूनर कार समेत कई वाहनों और हथियार को भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा गैंग बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद महिलाओं के जरिए बातचीत आगे बढ़ाई जाती थी, ताकि सामने आने वाला व्यक्ति आसानी से उन पर भरोसा कर ले। जब पीड़ित मिलने के लिए तैयार हो जाते थे तो उसे मिलने के लिए किसी सुनसान जगह पर बुलाया जाता था। वहां पहले से ही गैंग के बाकी सदस्य मौजूद रहते थे और जैसे ही व्यक्ति वहां पहुंचता था, उसे घेर कर उसके साथ मारपीट की जाती थी और फिर मोबाइल, पैसे, पर्स और अन्य सामान उनसे लूट लिया जाता था। महिला के अनुसार यह गिरोह 2 कारों
माफ कीजिएगा, पुलिस के अनुसार ये गिरोह 2 कारों में ऑपरेट होता था। पहली कार में 3-4 लोग होते थे, जिनमें एक महिला शामिल रहती थी। दूसरी कार जो है पीछे पीछे चलती थी, जिसमें बाकी सदस्य मौजूद रहते थे। अब इसका फायदा ये होता था कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो दूसरी कार तुरंत मौके पर पहुंच जाती थी। अब ये पूरी योजना इस तरीके से बनाई गई थी कि पीड़ित को भागने और बचने का कोई भी मौका ना मिल सके। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग केवल नकदी और सामान ही नहीं लूटता था, बल्कि डिजिटल फ्रॉड भी करता था। एक मामले में 30 जून की रात पीड़ित से मोबाइल छीनने के बाद उसे धमकाकर उसका फोन अनलॉक करवाया गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए लगभग 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद आरोपी पीड़ित की फॉर्च्यूनर कार को लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलेंस के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 54 इलाके में छापेमारी कर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इनके पास से लूटी गई फॉर्च्यूनर कार, वारदात में इस्तेमाल की गई अन्य कारें और एक चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस अब इस गैंग के बाकी लोगों को तलाश रही है और इस गैंग का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसकी जांच भी कर रही है। इस गैंग की सबसे बड़ी चाल ये थी कि इसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। महिलाएं सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू करती थी और पीड़ितों को भरोसा दिलाती थी और उनको झांसे में लेकर आती थी। पुलिस का कहना है कि इस तरीके से लोग आसानी से झांसे में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी सामान्य दोस्त या फिर डेटिंग ऐप से मुलाकात होने वाली है। पुलिस को शक है कि ये सिर्फ एक छोटा गिरोह नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस तरीके का लूट और इस तरीके की लूट की वारदातें पहले भी कितनी बार की जा चुकी हैं और किन किन जिलों में ये जो है गिरोह अभी तक सक्रिय है। नोएडा के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा है। कभी दोस्ती के नाम पर तो कभी नौकरी या फिर बिजनेस मीटिंग के नाम पर लोगों को बुलाकर लूट लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि लोग ऑनलाइन अनजान व्यक्तियों से मिलने से सावधानी बरतें। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले पूरी तरीके से सतर्क रहें। खासकर सोशल मीडिया या फिर डेटिंग प्लेटफॉर्म पर बनी दोस्ती पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपको सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाए या फिर जल्दी पैसे ट्रांसफर करने की बात करे तो ये चेतावनी या संकेत हो सकता है। नोएडा में इस गैंग का खुलासा एक बार फिर ये दिखाता है कि साइबर और हनी ट्रैप जैसे जुड़े अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल जहां लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए किया जा रहा था, वहीं अब अपराधी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को लूटने में। तो आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है साइबर क्राइम को लेकर, हनी ट्रैप को लेकर, डेटिंग ऐप्स को लेकर, जिसपे लोग भरोसा कर लेते हैं अनजान लोगों पर और उनसे मिलने के लिए सुनसान जगहों पर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ लूटपाट की जाती है। उसके बाद वे जाके स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज तो कराते हैं, लेकिन ये घटनाएं ये सिखाती हैं हमें कि सोशल मीडिया पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो डेटिंग ऐप हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने से पहले उसकी वेरिफिकेशन जरूर कर लें। आपको बता दें कि ये लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस हनी ट्रैप में महिलाओं को शामिल इसलिए किया जाता था क्योंकि महिलाओं को देखकर लोग आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हैं और उनसे मिलने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये जो गिरोह चल रहा है उनमें महिलाओं को सबसे आगे रखा जा रहा है, महिलाओं का इस्तेमाल कर कर हनी ट्रैप के मामलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा के आसपास के इलाकों में कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ सोशल मीडिया को लेकर, डेटिंग ऐप्स को लेकर या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर लोगों को फंसाया जा रहा है। दोस्ती के नाम पर उनको फंसाया जा रहा है, कहीं नौकरी के नाम पर फंसाया जा रहा है, तो कहीं बिजनेस मीटिंग के नाम पर भी लोगों को बुलाकर उनको लूट लिया जा रहा है। तो लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों में कानून का डर लगातार खत्म होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, समय रहते सावधानी बरतें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो समय रहते पुलिस से संपर्क करें। तो आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरों ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। अगर आप भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।